गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम चलते हैं क्लास 10th के लिए बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो केमिकल इक्वेशंस में क्या होते हैं, एक तरफ लेफ्ट साइड उसमें जो भी सब्सटेंस रिएक्शन में भाग लेते हैं वह हो गया रिएक्टेंट्स, और जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं वह हो गया प्रोडक्ट। अब इसमें बैलेंसिंग का क्या मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, रिएक्टेंट में जितने भी एटम्स हैं उतने ही एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। यानी अगर उसका मास हम देखते हैं तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। दोनों सेम होंगे तभी वह बैलेंस होगा। तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स present in reactant must be equal to the corresponding number of atoms in product. Then the equation is balanced. ये हम डिफिनेशन के तौर पर लेते हैं। अब उसी तरह से इन ए केमिकल इक्वेशन में मान लेते हैं Mg+O2। मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं यह डैजलिंग फ्लेम देता है और जो प्रोडक्ट बनता है वह हो गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये हमारा क्या है, एक केमिकल इक्वेशंस। अब इस केमिकल इक्वेशन में ये जो पार्ट्स है हमारा, ये पार्ट्स क्या है, रिएक्टेंट्स, और जो न्यू प्रोडक्ट बना, न्यू सब्सटेंस बना, वह हो गया प्रोडक्ट। इस दोनों में हम देखते हैं कि इस रिएक्टेंट में जो जो एटम्स हैं इसमें मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। इसी का कॉरस्पॉन्डिंग एटम्स प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन होना चाहिए। और इसमें जितना भी टोटल एटम्स ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन है उतने ही टोटल एटम्स ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रोडक्ट में भी होना चाहिए, तभी वह इक्वेशन क्या कहलाता है, बैलेंस। अब इसमें मैग्नीशियम अगर 1 है और ऑक्सीजन क्या है, 2। अब यहाँ पर मैग्नीशियम 1 और ऑक्सीजन 1 है। मैग्नीशियम और मैग्नीशियम दोनों तरफ मैग्नीशियम के एटम्स सेम है, लेकिन ऑक्सीजन के एटम्स क्या है, डिफरेंट हैं। इस तरफ रिएक्टेंट में 2 हैं और प्रोडक्ट में 1 ही है। इस तरह से दिस इज एक्चुअली नॉट बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड नहीं है। तो ऐसे इक्वेशन को ही हम बैलेंस करते हैं। और बैलेंस के लिए ये मेथड है, जो सिंपल मेथड है वह है हीट एंड ट्रायल मेथड, जो कि सभी अलग अलग मेथड्स जो हम लिखते हैं बैलेंसिंग का, उसमें यह क्या है, बेस है। हीट एंड ट्रायल सभी में यूज होता है, चाहे वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हो, पार्शियल इक्वेशन मेथड से हम बैलेंस करें, या हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करें। किसी भी मेथड से अगर हम बैलेंस करेंगे तो हीट एंड ट्रायल मेथड का एप्लीकेशन सभी में यूज होता है। इसलिए यह क्या है, बेसिक मेथड है और इसको हम क्लास 10th में ही पढ़ते हैं। अब इसमें कह रहा है कि पहले
फर्स्ट राइट द स्केलेटल इक्वेशंस यानी केमिकल इक्वेशंस लिख दिया एंड राइट द नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड ऑल्सो राइट द नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स इन द प्रोडक्ट एंड देयर नंबर्स and see which one is not balanced. Here oxygen is 2, here oxygen is 1. So a simple integer is used to balance it. A simple integer is used which is multiplied by the least number of atoms to make it equal to the other side. So see here at oxygen is 1, so this is multiplied by 2. But here we have to see, हमको क्या देखना है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जब हम ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर मैग्नीशियम भी इसके साथ जुटा है, ये कंपाउंड के फॉर्म में है। इसलिए जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों ही 2 से मल्टीप्लाई करना होगा जब भी हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हमारा क्या हो गया, मैग्नीशियम कितने बन गए 2 और ऑक्सीजन भी हमारा क्या हो गया 2 जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट Mg प्लस O2 और यहाँ पर हमारा इक्वेशन आ गया 2MgO। अब इस केस में मैग्नीशियम हमारा बढ़ गया, इंक्रीज हो गया प्रोडक्ट में और लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम डिक्रीज हो गया। इसलिए अब हम सेकेंड एलिमेंट मैग्नीशियम को बैलेंस करेंगे। तो इस तरफ अगर हम मैग्नीशियम को डबल कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि ऑक्सीजन तो अलग है। इसलिए अगर 2 से अब मल्टीप्लाई करते हैं मैग्नीशियम में तो मैग्नीशियम हमारा 2 हो जाता है। इस कंडीशन में यहाँ पर मैग्नीशियम 2 हो गया, दूसरी तरफ भी 2, ऑक्सीजन भी लेफ्ट साइड में 2, राइट साइड में 2। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ मैग्नीशियम कितने हो गए 2, इधर भी मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। इस तरह से ये जो इक्वेशन हमारा निकला यह क्या हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के लिए कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे Fe प्लस H2O रेड हॉट आयरन पर अगर हम स्टीम देखते हैं तो Fe3O4 एंड प्लस H2 गैस इज रिलीज्ड, ये निकलते हैं। अब इस इक्वेशंस को हमको बैलेंस करना है तो इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं उसमें जो एलिमेंट्स मौजूद है वह है आयरन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन। सेम एलिमेंट्स भी प्रोडक्ट में ही होंगे, प्रोडक्ट में भी आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 ही एलिमेंट्स होंगे, लेकिन इनकी संख्या डिफरेंट होगी। यहाँ पर 1 है हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन क्या है 1। दूसरी तरफ आयरन 3 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 और ऑक्सीजन हो गया 4। इस कंडीशन में हम आयरन भी इक्वल नहीं है, हाइड्रोजन इक्वल है और ऑक्सीजन इक्वल नहीं है। इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि जो बड़ा कंपाउंड है उसको हम पहले बैलेंस करते हैं। तो बड़े कंपाउंड में हमारा क्या है ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पर 1 है, इसलिए इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ हमारा कंपाउंड में हाइड्रोजन है, इसलिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा 4 से। जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये भी जो है डबल हो जाएगा। इस तरह से ये हाइड्रोजन कितने हो गए 8 और ऑक्सीजन हो गए 4। अब हमारा जो इक्वेशन आया इस तरफ यह हो गया Fe प्लस H2O, ये कितने हो गए 4 से मल्टीप्लाई किए हैं। दूसरी तरफ क्या हो गया Fe3O4 एंड प्लस H2।
अब यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इक्वल हो गए, लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन हमारा 8 है और दूसरी तरफ 2 ही है, इसलिए अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे या आयरन को बैलेंस कर लेंगे। तो आयरन 3 है, इस तरफ कितने हैं? 1 है, इसलिए आयरन एक एलिमेंटल स्टेज में है, इसलिए 3 करने से ये क्या हो जाएगा? 3 हो गया। अब ये हो गया आयरन 3, इस तरफ भी 3, ये बैलेंस हो गया, ये और ये बैलेंस हो गया, लेकिन हमारा जो है हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, इस तरफ ज्यादा है और इस तरफ 2 ही है, इसलिए इस हाइड्रोजन को हम 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। इस तरह से हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया। ये Fe3O4 है ही। दूसरी तरफ आयरन को हम 3 से किए हैं तो इसको 3 कहाँ लिखे? यहाँ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम 4 से मल्टीप्लाई किए इस जगह। अब हमारा दोनों तरफ जो जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वह क्या है? सेम है, इक्वल है। इस तरह से यह इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब जो हम केमिकल इक्वेशन लिखे हैं, अब मान लो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन हो गया। अब इसी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन कहते हैं, लेकिन इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है? हमको ये देखना है कि इससे क्या पता चलता है। अब आयरन है, H2O है, वाटर है। अब ये वाटर 3 स्टेज में रहते हैं, गैसेस स्टेज में, साथ ही लिक्विड स्टेज में, हो सकता है आइस के फॉर्म में हो। तो ये इंफॉर्मेशंस सिर्फ केमिकल इक्वेशंस को बताता है, यह मोर इफेक्टिव नहीं है। टू मेक इट मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए केमिकल इक्वेशंस में यूज करना पड़ेगा। वी हैव टू राइट द स्टेट ऑफ, क्या लिखना पड़ेगा? स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो जो चीज है उसका स्टेट लिखना होगा। जैसे अब हम आयरन है, यह क्या है? हमारा सॉलिड है, और H2O ये स्टीम है, यानी गैसियस स्टेट में है। Fe3O4 ये क्या है? सॉलिड स्टेट में है, और H2 क्या है? हमारा गैसियस स्टेट में। तो अब इस इक्वेशन से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है। क्या मिल रही है? कि ये जो आयरन है ये सॉलिड स्टेट में है, इसके बाद H2O क्या है? ये स्टीम है। Fe3O4 क्या बना? सॉलिड बना, और H2 क्या है? गैस इवॉल्व हो रही है। दूसरा कंडीशन इसको इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, अब ये इस इक्वेशंस में हम ये देखते हैं कि गैस जो इवॉल्व होता है, इवॉल्व्ड गैस इज इंडिकेटेड बाय, इसको इंडिकेट अगर हम कर दें, इंडिकेटेड बाय this or this. It means if this is written, this is lighter than, the gas is lighter than air, then air, और अगर हम इस तरह से गैस के बगल में इंडिकेट कर दें, वह हो गया heavier than air, एयर से भारी गैस है। अब हम यहाँ पर जैसे ही इंफॉर्मेशन, ये जो गैस है इसको अगर हम इस तरह से इंडिकेट कर दें, इसका मतलब है कि ये तो गैस है, लेकिन वह गैस क्या है? हवा से हल्की गैस है, लाइटर गैस है। तीसरा हम कंडीशंस लिखते हैं। कंडीशंस, अगर कुछ कंडीशंस हम चेंजिंग ऑफ कंडीशंस, टेकिंग कंडीशंस अगर हम कंडीशंस यूज करते हैं टू प्रोसीड द रिएक्शन को होने के लिए, जैसे अगर हम किसी में कार्बन और ऑक्सीजन, ये सॉलिड है, ये गैस है, अगर इसको हम हीट दे दें
हीट क्या है, कंडीशन, बिना हीट का जो है ये दोनों रिएक्ट नहीं होंगे। इसलिए अगर कंडीशंस हैं दैट इज रिटन बाय, दैट इज रिटन जस्ट एबव द एरो, इस एरो के ऊपर लिखते हैं तो कंडीशंस रिटन, कंडीशंस इज रिटन एबव, रिटन एबव एरो, एरो के ऊपर लिखते हैं। अगर हम यहाँ पर कोई कैटलिस्ट यूज करते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं, जैसे अगर हम कोई पोटासियम क्लोराइड KClO3 अगर हम इसको हीट कर देते हैं और यहाँ पर MnO2 लेते हैं, ये हमारा कैटलिस्ट है, और KClO3 अगर इसको हम हीट करते हैं पोटासियम क्लोराइड और प्लस ऑक्सीजन, अगर हम, ये हमारा क्या है, गैस। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि इससे इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि ये किस कंडीशन में रिएक्शंस हो रही है, उस कंडीशंस को भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अगर उस रिएक्शंस में हीट क्या है, एब्जॉर्ब हो रहा है या हीट निकल रही है, तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज मेंशन्ड, मेंशन्ड, उसमें मेंशन करते हैं। जैसे मान लेते हैं यही रिएक्शंस है, इस रिएक्शंस में हम क्या देख रहे हैं कि इसमें हीट दे रहे हैं, लेकिन बर्न होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है, तो डेल्टा H लिख देते हैं। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, और जिस केस में एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, उसमें माइनस डेल्टा H। अगर मान लो N2 प्लस O2 अगर हम लिखते हैं 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड, तो यहाँ पर डेल्टा H, इसका मतलब क्या हुआ, ये एनर्जी क्या है, एब्जॉर्ब हो रही है और यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है। यह इक्वेशंस हमें सारे इंफॉर्मेशंस देते हैं, तो ये इंफॉर्मेशंस हम आसानी से यूज कर सकते हैं। नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, NO2 गैस है, एनर्जी इसमें क्या हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये जो है इक्वेशंस को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उसका यूज करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताएंगे। आप इन सभी वीडियोस को देखेंगे और इससे ज्ञान प्राप्त करने की, नॉलेज प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड